हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि हम लोग इस चैप्टर के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इसको मस्ट वॉच कीजिएगा ताकि तभी जा करके आपको चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा और एग्जाम में फिर क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा का मुझे पता है आप लोगों ने बेसिक पार्ट तो कवर कर रखा होगा, लेकिन तभी भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, अभी ठंड चल रही है तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई साथ साथ, लेकिन सेहत भी ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लो आप लोग। ठीक है, चलो फिर। तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा में कि अलजेब्रा में होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है तो देखो, अलजेब्रा देखो मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे होते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, और इनके बीच में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, इनमें ऑपरेशन लगा रहे होते हैं अलग अलग, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, और इनकी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग वेरिएबल की स्टडी करते हैं, कांस्टेंट की स्टडी करते हैं, वो अलजेब्रा कहलाई जाती है। ठीक है, अलजेब्रा क्या क्या है? अलजेब्रा बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की और कांस्टेंट की। सिंपल। अच्छा, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट की हम बात तो कर रहे हैं, पर ये है क्या चीज़। ठीक है, तो वेरिएबल देखिए क्या होता है। वेरिएबल देखो वो टर्म्स होते हैं जिनको कि हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो अपने अपने देख रखा होगा, एक्स को हम लोग लिखते हैं, वाई को हम लोग लिखते हैं ए बी। ठीक है, पी क्यू। तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, एक तरीके से वेरिएबल है। अब इनके अंदर होता क्या है, और ये वेरिएबल क्या बताते क्या है हमें? ये बेसिकली वेरिएबल बताते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर स्टोर्ड है। ठीक है, और वो वैल्यू जो है, वो नंबर जो है, वो हमेशा बदलता रहता है। किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपका आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू 1, किसी में आपका आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू 2। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू किसी में 1 आ रही है, किसी में 2 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू जो है, इसके अंदर नंबर तो स्टोर है, पर हर एक क्वेश्चन में वो चेंज होता रहता है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरीके से आपका एक तरीके से अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर नंबर स्टोर रहता है, और वो नंबर हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, कैसे कौन से क्वेश्चन में आया हो, ठीक है, उसके डिपेंड करके वो चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट की तरह लिखा जाता है जो कि हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट बेसिकली आपके नंबर है। जैसे कि 2 लिख दिया आपने, 0.5 लिख दिया आपने, 0.3 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, -3 लिख दिया। जितने भी आपके नंबर होते हैं जब जब हमने पढ़ रखे हैं, सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं, कॉन्स्टेंट्स के अंदर। समझ गए? तो बेसिकली अलजेब्रा में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल मैं दोबारा से बताता हूँ। वेरिएबल क्या है? बेसिकली वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके अंदर नंबर स्टोर हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट नंबर ही है खुद। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम इसको ज़रा डेफिनेशन के हिसाब से भी थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अगर खींचना हो स्क्रीनशॉट तो इसका आप खींच सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल, पर पता होना चाहिए आप लोगों को वेरिएबल होता क्या है। इंग्लिश में बताने के लिए किसी को कि व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज़ अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर और अननोन क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी करना, ठीक है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, QUANTY, क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख लेना कि बेसिकली वो अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर स्टोर है जो कि अननोन है, हमें पता नहीं है, अभी निकालनी पड़ती है कई बार, तो है ना। और वेरिएबल क्या है? हमेशा बदलता रहता है। ठीक, कांस्टेंट क्या है? नंबर है जो कि कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम नंबर। जो एक बार 2 आपने बोल दिया जिसको 2, वो 2 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास मैंने लिख रखे हैं अल्फ़ाबेट्स, और बाकी नंबर भी यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों को कभी भी वेरिएबल इस तरह से अगर लिखा मिले, मान लो आपको लोगों को लिखा मिला 2x। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो 2x लिखा रहता है, इस 2 और x के बीच में कोई साइन तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इसके बीच में साइन रहता है मल्टीप्लिकेशन का। किसका? मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है इनके बीच में। मान लो मैंने लिख के दिया आपको -5x, तो इसमें क्या है, -5 और x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ -5 क्या था? एक कांस्टेंट था, और x क्या था? एक वेरिएबल था, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ, उससे ये बना -5x। अब बीच में ये साइन हम दिखाते नहीं है, छुपा के रखते हैं अंदर, ठीक है, सीक्रेटली, पर ये हमें हमारा रिप्रेजेंट रहता है हमेशा। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ अब ये ध्यान रखना कि कभी भी आपको अगर x लिखा मिले या a लिखा मिले, ठीक है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना x से पहले कुछ है नहीं, लेकिन 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई रहता है x से, जिसको हम दिखाते नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिखाते। दूसरा, यहाँ पे हम लोग 1 को नहीं दिखाते कि 1 मल्टीप्लाइड है इसमें, लेकिन हमेशा किसी भी वेरिएबल में अगर आप सिंगल आपको सिर्फ a दिख रहा हो, कोई नंबर ना दिख रहा हो उसके ऊपर लगा हुआ, या p दिख रहा हो, p के ऊपर कोई नंबर ना लगा हो इधर, तो हमेशा 1 लगा रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना।
अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चीज़ें आप लोगों को हो सकता है अभी थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन आगे चल के समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से के मिलने से बना। वेरिएबल्स और कांस्टेंट के मिलने से जो चीज़ बनी वो क्या है, वो एक्सप्रेशन है, ठीक। तो क्या मतलब, जैसे कि मेरे पास ये वेरिएबल था x, ठीक, अब मेरे पास दूसरा दूसरा कांस्टेंट था 8। अब दोनों को मैंने क्या करा, मिला दिया, किसकी मदद से, प्लस की मदद से। मिलाने का मतलब ये नहीं कि प्लस ही करना है, मिलाने का मतलब बस उसके बीच में कोई साइन लगा दो आप। तो बेसिकली आपने x को अगर प्लस कर दिया 8 के साथ में, तो ये क्या बन गया आपका, एक एक्सप्रेशन बन गया। मान लो आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ में, तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया आपका एक एक्सप्रेशन। मान लो आपने x को प्लस माइनस कर दिया 8 के साथ में, तो ये क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन। आपने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन। ये सब आपका एक्सप्रेशन है, समझ में आ गया। एक्सप्रेशन क्या है, जब दो वेरिएबल या कांस्टेंट आपस में लिखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, देन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। एक एक्सप्रेशन वहाँ पे फॉर्म होता है, समझ में आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख करके भी दिखाया आपको, और आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो x इंटू 8 है, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग 8x लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाते नहीं है, छुपा देते हैं, और ये नंबर हमेशा आगे आता है। आपको आप कभी भी इसको x8 8 नहीं लिखोगे, ठीक है, x8 नहीं लिखते इसको हम, ठीक है, 8x लिखते हैं। क्यों, तरीका है लिखने का ऐसा ठीक है, कि जो इसका नंबर जो होता है, जो मल्टीप्लाइड है, वो इसके बेसिकली इसके लेफ्ट साइड में आता है, यानी कि इसके इस तरफ, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हम अगर हम मिला दें विद द हेल्प ऑफ अ साइन, देन हमारा एक वो फॉर्म होता है एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन कितना भी लंबा छोटा कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने अब यहाँ पे सिर्फ x प्लस 8 लिखा हुआ है, अब इसके आगे आप +3a लगा दो, +4 लगा दो, ये छोटा एक्सप्रेशन कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है ना। और यानी कि उसमें कितने भी वेरिएबल्स, कितने भी कांस्टेंट आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सिर्फ दो वेरिएबल में कांस्टेंट लगा दिए बस वही एक्सप्रेशन है, नहीं, कितने भी उसमें वेरिएबल्स आ सकते हैं, कितने भी उसमें कांस्टेंट आ सकते हैं। लेकिन हाँ, साइन बीच में कांस्टेंट, साइन के साथ में मल्टीप्लिकेशन का या डिवाइड का या प्लस का या माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक। अभी तक हमने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी तक हमने पढ़ लिया अलजेब्रा क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो समझ लिया, कांस्टेंट्स क्या होते हैं वो समझ लिया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ लिया। होप करते हैं आप लोगों को चीज़ें सारी क्लियर होती हुई आ रही है, ठीक है। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं आ रही तो क्लियर, वापस से बैक जाओ, सिर्फ स्टेप समझो, फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे करके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टर्म्स के बारे में। देखो टर्म्स क्या है, टर्म्स वेरिएबल और कांस्टेंट ही हैं, लेकिन जब वो एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं तो उनको हम इस तरीके से मानते हैं। जैसे कि मान लो 2 और प्लस x लिख दिया आपने, तो हम लोग उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो प्लस साइन जब भी कहीं लगे, प्लस या माइनस का साइन, प्लस या माइनस का साइन कभी भी लगे, तो बॉर्डर, ये एक तरीके से बॉर्डर का काम करता है। 2 के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, x प्लस के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन है ना बीच में, प्लस के इस तरफ क्या लिखा हुआ है 2। तो इसमें टर्म 1 जो है, टर्म इसमें दो टर्म्स है, एक तो है टर्म हमारी 2 और दूसरी टर्म है हमारी x, ठीक है। तो दो टर्म इसमें आ गई हमारी, एक प्लस के इस तरफ, एक प्लस के इस तरफ। तो बेसिकली प्लस और माइनस क्या काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आपके डिवाइड नहीं, बेसिकली आपके ये बॉर्डर बना देते हैं, जो कि बॉर्डर बताता है कि इस तरफ एक अलग टर्म है, इस तरफ एक अलग टर्म है। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। मैंने एक और लिख दिया 3 - x, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्या है, इस तरफ एक और वेरिएबल है और इस तरफ एक टर्म है, इस तरफ एक टर्म है। जैसे कि मैं कलर चेंज करता हूँ, तो माइनस बेसिकली बता रहा है कि इस तरफ एक अलग टर्म है, इस तरफ एक अलग टर्म है। इस तरफ कौन सी टर्म है, 3, इस तरफ कौन सी टर्म है, -x, इसको हम -x बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये साइन जो है इसके साथ चला जाता है, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पे प्लस साइन है पर हम उसको दिखा नहीं रहे, ठीक है ना, वो लगा रहता है, क्लियर। तो इसी तरीके से आप लोगों को अगर मैं सवाल दूँ, मान लो मैं आपको अगर 2-3 सवाल ऐसे पूछूँ आप लोगों से कि बताओ x + 224 में कौन कौन से टर्म्स हैं, आप लोग क्या बताओगे। आप लोग बोलोगे भैया भैया यहाँ पे तो एक बॉर्डर बन गया प्लस की वजह से, इस तरफ आई हमारी एक टर्म, वो है हमारी x, और दूसरी टर्म हमारी इस तरफ आई, वो हमारी 24। सिंपल, दोनों का साइन प्लस था तो हमने दिखाया नहीं, दिखाना होता तो दिखा देते। अगर मान लो माइनस साइन, मान लो मैं वाला क्वेश्चन दूँ आपको कि -p + 5, तो इसमें आप लोग बताओगे कि भैया यहाँ पे देखो, आपने बोला था प्लस साइन होता है तो बीच में, तो वो बन जाता है बॉर्डर की तरह। तो इस तरफ एक अलग है टर्म, ये है -p, और इस तरफ एक अलग टर्म है, वो है हमारी +5। +5 को हम प्लस लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है, ठीक, गुड। अच्छा, अब मान लो मैं थोड़ा सा बड़ा टर्म देता हूँ, ये तो सिर्फ दो वाले हैं। अब मान लो मैं 3-4 टर्म्स ले देता हूँ इसमें कि 3x + 4 - 8p। अब बताओ आप लोग क्या आएगा इसका।
तो आप बोलोगे भैया आपने बोला था कि प्लस के इस तरफ होगा एक टर्म और इस तरफ होगा एक और टर्म, तो हमारी एक टर्म आ गई 3x, एक आ गई हमारी 4, फिर माइनस के भी इधर होगा एक और टर्म, तो वो तो 4 हमने पहले लिख ही दिया, हमने तो लिख दिया, तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो टर्म में काउंट ही होगी। और एक इस तरफ भी हमारी टर्म है वो है -8p, तो -8p भी हम लोग इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ठीक है, हमने बेसिकली अब बात कर ली है टर्म्स की, टर्म्स क्या होते हैं। अब आपको समझ में अगर आ गया है तो हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने में, उसका वेरिएबल्स का, या फिर आप कह सकते हो अलजेब्रा में किस तरह से एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है, वो उसमें हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ा ज़्यादा की तरह से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं ज़रा किसी को पता है तो थोड़ा सा लिख दो अपनी कॉपी में, सर ये लाइक टर्म होता है, ऐसा करके लिख दो ताकि हम चेक करेंगे आप लोगों को आता है जितना या नहीं आता। नहीं आता तो मैं बताता हूँ, अगर पर आता है तो एक बार अपनी प्रतिभा चेक करने के लिए लिख करके चेक कर लो कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही है कितना गलत। मजाक कर रहा हूँ, चलो देखो सीखते हैं हम लोग क्या होता है लाइक टर्म्स। जिसको आता है वो भी सीखो, जिसको आता है ना वो भी सीखो, ठीक है। तो लाइक टर्म्स बेसिकली आपके वो टर्म्स होते हैं जिनमें आपका वेरिएबल बिल्कुल सेम हो। जैसे कि हमारा ये 2x और ये 3x लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला x, और इसमें कौन सा है? ये वाला x। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है कि नहीं? तो इन दोनों टर्म्स में जो ये 2x वाला टर्म है और ये 3x वाला टर्म है, इन दोनों में x और x कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन वेरिएबल आ जाए तब वो एक लाइक टर्म कहलाया जाता है। तो बेसिकली दोनों के दोनों आपस में क्या है? लाइक टर्म्स। क्या है? लाइक टर्म्स। इसमें साइन कौन सा है बीच में? मान लो मैंने साइन लगा दिया इसमें प्लस का, मैंने लगा नहीं रखा था प्लस का साइन, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? लाइक टर्म्स। क्लियर? ओके। पर मान लो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि मान लो मैंने आपको 2 और 3 दे दिया, इसमें क्या हुआ? इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ना तो इसके पास वेरिएबल है ना इसके पास वेरिएबल है। तो जब दोनों के पास वेरिएबल या तो सेम हो या दोनों के पास वेरिएबल ही ना हो, तो वो हमारे लाइक टर्म्स कहलाए जाते हैं। समझ में आ गया? या तो हमारे पास सेम वेरिएबल हो और यहाँ पे हमारे पास नो वेरिएबल हो, वो हमारे लाइक टर्म्स के अंदर आते हैं। जैसे कि 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 में हमारे पास दोनों में वेरिएबल है ही नहीं, ना ए ना बी किसी में लगा ही नहीं है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ अच्छे से आपको, जरा ध्यान से देखो, धीरे धीरे करके समझो, आराम आराम से, ठीक है। क्या चीज़? लाइक टर्म्स वो हैं जिनमें की वेरिएबल या तो सेम रहे दोनों में, दोनों टर्म्स में। ये एक टर्म्स थी। लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिसमें दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम हो, जैसे कि इसमें x और x सेम था। या फिर दोनों टर्म्स में वेरिएबल ही ना हो, जैसे कि इसमें 2 और 3 में वेरिएबल ही नहीं था। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, -3x और प्लस कर देते हैं इसको, मान लो 2x के साथ में नहीं, 3 2 बहुत हो गया, थोड़ा 8 9 लेते हैं कुछ, -3x + 9x, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें दो टर्म्स तो आ रही है हमारी। मैंने आपको समझाया था कि प्लस साइन के इधर एक टर्म है और एक इस तरफ एक टर्म है। ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ना, ये इसको मत बोलना कि सर यहाँ पे भी एक टर्म है। यहाँ पे कौन सी टर्म है? इस तरफ तो कोई टर्म ही नहीं है ना। कोई सोचेंगे सर आपने बोला था कि माइनस प्लस के बगल में बॉर्डर बन जाता है, तो बॉर्डर बनने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए उस तरफ, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं इसमें, एक -3x है, ठीक है, और एक हमारी 9x है। इसका साइन प्लस ही है तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, +9x है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि -3x और 9x में वेरिएबल सेम है कि नहीं है? बताओ। इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसमें भी क्या है? x। तो दोनों में क्योंकि वेरिएबल सेम है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। समझ में आ रहा है ना? अब आ रहा है तो लाइक करो क्योंकि लाइक टर्म है ना ठीक है, चलो फिर। अच्छा, ये नहीं कि अब अनलाइक पढ़ाऊंगा तो अनलाइक कर देना वीडियो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो अनलाइक भी कर सकता है, या फिर कमेंट में बता सकता है फिर आपकी ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर अगली चीज़ नंबर की तरह लेते हैं अब हम। -11 प्लस कर लेते हैं इसको 88 के साथ में, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा दो टर्म्स है, एक है आपकी राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। तो ये हमारा बॉर्डर की तरह काम करेगा, तो एक टर्म आ जाएगा हमारा -11 और एक इस तरफ आ जाएगा हमारा +88। तो दोनों के दोनों जो हमारे टर्म्स आए हैं, इन दोनों टर्म्स में मेरे को बताओ वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो बताओ सेम है कि नहीं? वेरिएबल तो है ही नहीं, सेम का बताएंगे हम लोग, ना इसमें वेरिएबल लगा हुआ है ना इसमें वेरिएबल लगा हुआ है। तो दोनों में जब वेरिएबल नहीं होते हैं ना, तभी भी हम लोग इसको बोलते हैं कि लाइक टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली आपके एक तरीके से क्या लिखे हुए हैं? कॉन्स्टेंट तो लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कॉन्स्टेंट्स आर ऑलवेज लाइक टर्म्स, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। समझ गए? तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी, या तो इसमें वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम हो या वेरिएबल ही ना हो।
इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने आगे लिख रखा है, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो लिखी नहीं है इस तरीके से शॉर्ट में, वो बेसिकली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पूरा, वो रीडिंग करने के लिए। बाकी इस तरह से शॉर्टकट में आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। समझ में आ गया? ओके। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके। नाउ अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, उसमें हमने बात करी थी सेम सेम क्या हो, वेरिएबल हो। इसमें वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, जैसे कि किसी में वेरिएबल अलग हो, किसी में अलग हो, इस तरीके से। तो इसमें हम लिखेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल। ओके। डिफरेंट वेरिएबल अगर आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 2x प्लस लगाया मैंने 5x, तो इसके इस तरफ एक टर्म है, मेरे को बताओ आप लोग, इसके इस तरफ एक टर्म है 2x, करेक्ट, और इसके इस तरफ एक टर्म है 5x, करेक्ट। दोनों का साइन प्लस है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्लियर। अब मेरे को आप लोग बताओ कि जो 2x है और ये 5x है, दोनों का, अब ये मैंने तो दोनों में साइन वेरिएबल सेम रख दिया। रुको रुको, मैं थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करता हूँ मैंने वेरिएबल सेम रख दिया दोनों में। यहाँ 5p है मान लो, ठीक है। ओके, तो ये 5p है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि दोनों में वेरिएबल जो है वो सेम टू सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है। देखो पहले वाले में वेरिएबल क्या है, पहले वाले में वेरिएबल है हमारा x, दूसरे वाले में क्या है p। तो दोनों में क्या वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो वेरिएबल के अलग होने की वजह से क्या लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे आपके अनलाइक टर्म्स। समझ में आ गया ना? तो अब तो लाइक कर दो, अनलाइक टर्म्स भी पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद में हम लोग जरा बात करते हैं कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट अगर हमारे पास मिल जाए कुछ इस प्रकार से, देखना ध्यान से। 2x माइनस 5 लगा दिया। अब देखो हमारे पास दो टर्म्स तो हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक टर्म तो हमारे इस तरफ है, वो है हमारी 2x, प्लस साइन लगा दो चलो एक बार के लिए। इधर क्या है, -5, ठीक है। -5 लगाया ना उसका, ये साइन तो माइनस माइनस का लगाया ना, तो -5 बोलेंगे, ठीक है। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसमें बताओ, अरे यार ये माइक भी ना, हम लाइक टर्म पढ़ा रहे हैं, तो माइक को गुस्सा आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि हाँ, इस तरफ जो टर्म है आपकी 2x। अब आप लोग मेरे को बताओ कि ये 2x जो है, इसमें कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, इसमें वेरिएबल लगा हुआ है x, करेक्ट। इसमें कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, -5 में वेरिएबल ही नहीं है। तो ये भी दिक्कत की बात हो गई। तो जब ये इसमें ऐसा कुछ सिचुएशन में हो जाए, तो भी उसको भी हम अनलाइक ही कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि डिफरेंट टर्म्स हो तो अनलाइक टर्म्स हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल इसमें है x और p, तो अनलाइक हो गए। और एक में वेरिएबल है, एक में वेरिएबल नहीं है, तो वो भी आपके क्या हो गए, अनलाइक हो गए, ठीक है। तो इसमें आप दो चीज़ें लिखोगे कि डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए अनलाइक बनाने के लिए, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपकी कि किसी एक में वेरिएबल, किसी एक में वेरिएबल नहीं हो, ठीक है। तो आप बोल, इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको मैं लिख देता हूँ चलो। वन है वेरिएबल एंड वन अनदर हैव नो वेरिएबल। वन टर्म है वेरिएबल, and another term does not have variable, ठीक है। तो मतलब समझ में तो आ गया ना, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखो कि किसी एक टर्म में वेरिएबल अगर आ गया, किसी में एक में वेरिएबल नहीं आया, तो वो भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओ सॉरी, अनलाइक टर्म होगा, ठीक है। किसी एक में वेरिएबल आ गया, इसमें वेरिएबल था 2x में, इसमें वेरिएबल ही नहीं था, तो क्या हो गया, वो अनलाइक। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक और अनलाइक बताने के लिए ध्यान देना है वेरिएबल्स के ऊपर। अगर वेरिएबल सेम है, देखो ये 2x और ये 3x, अगर दोनों के दोनों वेरिएबल सेम हैं तो वो हो जाएंगे हमारे लाइक। अगर हमारे पास एक है 3x और एक है 5p, अगर दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं तो ये हो जाएंगे हमारे, मैं इसमें थोड़ा सा कलर लगाता हूँ, दोनों के दोनों वेरिएबल सेम थे तो ब्लैक और ब्लैक। दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो एक में ब्लैक, एक में ब्लू, ठीक है। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके, अनलाइक, ठीक है। अगर दोनों में वेरिएबल ही नहीं है जैसे कि मान लो 9 और 5, ठीक है, दोनों में वेरिएबल ही नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके, लाइक, ठीक। ओके। और अगर मान लो दोनों, एक में वेरिएबल है, एक में वेरिएबल ही नहीं है, जैसे मान लो ये 2x, इसके पास तो वेरिएबल है, ठीक है, प्लस आपका 9, बेचारे के पास वेरिएबल ही नहीं है। 2 के पास तो वेरिएबल है x, 9 के पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक। समझ में आ गया? आपको बस देखना है वेरिएबल किस में है, किस में नहीं है। दोनों में अगर वेरिएबल नहीं है तो लाइक हो जाएगा, किसी एक में है, किसी एक में नहीं है, तो वो भी आपका अनलाइक हो जाएगा। दोनों की वेरिएबल अगर सेम है तो लाइक हो जाएगा, दोनों की वेरिएबल अगर अलग अलग है तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आ गया तो भाई इसके स्क्रीनशॉट खींच लो, ये जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, और इसका अभी
खींच लेना, ठीक है। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है इस तरीके से, जिसको खींचना है स्क्रीनशॉट खींच सकता है। थोड़ा समझा देता हूँ स्टेटमेंट्स के बारे में क्या लिख रखा है कि लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल एंड पावर्स। पावर्स की मैंने भी बात करी नहीं आप लोगों से, क्योंकि वो थोड़ा आगे चल के करूँगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 2x² करके होता है, कुछ होता है। इसी तरीके से मान लो ये दो टर्म्स है 2x² + 3x। तो एक में तो देखो पावर कितनी है, 2 आ रही है। एक ये भी वेरिएबल x ही है, ये भी वेरिएबल x ही है, ठीक है। लेकिन इसमें वेरिएबल इसकी पावर कितनी है 2, इसमें पावर कितनी है 1। तो ये भी अब क्या हो गए आपके अनसिमिलर हो गए। तो जब सिमिलैरिटी इसमें है ही नहीं तो क्या बन जाएंगे, ये भी अनलाइक बन जाएंगे। जब जब वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम हो दोनों के दोनों टर्म्स में, तब वो आपका लाइक टर्म्स कहलाया जाएगा। जब जब वेरिएबल आपका दोनों दोनों टर्म्स में अलग अलग हो, जैसे कि इसमें x² है, उसमें क्या है x, उसमें मतलब x की पावर 2, इसमें x की पावर क्या है 1। तो पावर 2 है, एक में पावर 1 है, वेरिएबल तो सेम है, पर पावर एक में 2 है, पावर एक में 1 है, तो वेरिएबल एक तरीके से अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपका अनलाइक। तो वो मैंने लिख रखा है कि अगर पावर सेम टू सेम हो, जैसे कि मान लो 2x² + 9x², तो ये हो जाएगा आपका लाइक, ठीक है। सेम वेरिएबल सेम पावर, ओके। अच्छा, अगली चीज, नंबर विच इज मल्टीप्लाइड डू नॉट नीड टू मैच। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 और 9, जरूरी नहीं है ये सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो 2x + 2y है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर सेम टू सेम आ गया तो भाई ये लाइक टर्म हो गया, नहीं। हमें तो सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान देना है ना। तो वेरिएबल कौन सा है इसमें, इसमें है x, इसमें है y, अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनलाइक, सिंपल सी बात। अच्छा, अगली चीज, ऑल कॉन्स्टेंट्स आर लाइक टर्म्स। जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं आपके, जैसे कि 2 और 9, -2 और 7, ये आपके क्या होते हैं, हमेशा लाइक टर्म्स होते हैं, क्लियर। ओके, मैंने वही चीज़ आपको समझाई थी, मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो है पावर्स के बारे में। वो भी मैंने आपको समझा दिया कि पावर्स को किस तरह से समझना चाहिए। कि पावर बेसिकली अगर दोनों दोनों वेरिएबल सेम भी हैं पर पावर अलग अलग है, तो भी आपके वो अनलाइक होंगे। और ऐसा नहीं है कि मान लो किसी में आपका पावर सेम टू सेम आ गया पर वेरिएबल अलग अलग है तो लाइक नहीं। जैसे मान लो अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मान लो 2x की पावर 2 है प्लस 9p की पावर 2 है, दोनों की पावर 2 है, तो क्या लाइक हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। हमें तो वेरिएबल देखना था पहले। सबसे पहले स्टेप में हमने वेरिएबल देखा x था, इसमें तो p है, अलग अलग हो गए पहले ही। तो अलग अलग होने की वजह से पावर चाहे उनके सेम भी हो जाए ना, तब भी वो आपके अनलाइक ही रहने वाले हैं। तो वेरिएबल बेसिकली सबसे पहले आपको देखना है कि सेम है कि नहीं, उसके बाद पावर देखना है, पावर सेम है तो फिर लाइक, ठीक है। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा है ना। होप करता हूँ यार आ गया हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो भी ये वाला तो क्वेश्चन काम करेंगे नहीं, ये तो एग्जाम्पल की तरह एक तरीके से देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आपने देखो क्या देखने को मिल रहा होगा कि इसमें आपको पास ये 2x जो है और ये जो 5x जो है, ये दोनों के दोनों टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं, कितने हैं, 4 है ना। एक तो इसके इधर और एक इसके इधर, एक इसके इधर और एक इसके इधर, एक इसके इधर और एक इसके इधर, कितने हो गए, तो 4 हो गए। एक तो 3y है, एक 2x है, एक -6 है और एक +5x है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इनमें से कौन से आपके लाइक टर्म्स होंगे, तो क्या बताओगे आप लोग, बताओ। तो लाइक टर्म्स कौन से होंगे जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो, या फिर वेरिएबल ही ना हो। तो किस में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो सब में लगा हुआ है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो ये तो लाइक टर्म नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी x ये भी x। तो ये 2x और 5x कर देंगे आपके, 2x एंड 5x आर लाइक टर्म्स, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाइक की। मैंने वो भी लिख रखा है, बैटरी थोड़ी खत्म हो रही है तो बैटरी के लिए हम चार्जर लगा लेते हैं। आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, जूम जूम करके आवाज़ आएगी। अब आ रही है आवाज़ जूम जूम करके, कुछ मुझे नहीं पता आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मैं जोर से बोलूँगा ताकि क्लियर आए। हेलो, हाँ। अनलाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म बेसिकली आपके वो टर्म्स है जो लाइक नहीं है ना। जो लाइक नहीं है वो अनलाइक ही होंगे, वही लिख रखा है मैंने। तो बेसिकली उनकी पावर जो है सेम नहीं होगी अब की बार, ठीक है। सेम वेरिएबल, उनके वेरिएबल भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। नॉट सेम वेरिएबल नॉट सेम पावर्स, तो इस वजह से वो क्या होगी आपके अनलाइक टर्म्स, ठीक है। डू नॉट हैव द सेम, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, द टर्म्स दैट आर नॉट लाइक टर्म्स, दैट इज, इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल और पावर। ये ध्यान रखना, डू नॉट हैव, ठीक है ना। वो मैंने पीछे लिख रखा है लेकिन ध्यान रखना, दे डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल और पावर्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अब सवाल करने की बारी है, बहुत टाइम हो गया सवाल नहीं करे, चलो सवाल करो। मान लो मैंने आपको ये सवाल दिया कि बताओ 2x और 7 क्या लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम है, या अलग अलग है, या फिर वेरिएबल है ही नहीं दोनों में, या फिर किसी में एक में है या है किसी में नहीं है, बताओ। तो मैं जरा एक बताता हूँ, बस एक, थोड़ा सा मैंने बहुत बता रखा है, एक और बता देता हूँ कि 2x और 7 में अगर आप ध्यान से देखो
तो इसमें वेरिएबल तो x है, इसमें तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये आपका, हो जाएगा ये अनलाइक। ओके, अब अगला आप करो भाई, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 3 2 1 स्टार्ट करो। ये क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ। चलो भाई 3 2 1 कर लिया। मैं बताता हूँ ठीक है, अब जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं करा कर लो चुपचाप से बैठ के वीडियो पॉज करके। तो -4x और 7x दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम टू सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लाइक। ठीक है, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, ये नहीं देखना कि साइन इसका अलग है या इसका अलग है, ना 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 वो सब नहीं, सिर्फ वेरिएबल सेम है कि नहीं। 2 -2t, अच्छा पहले यहाँ पे जाते हैं, -7x और -8, एक में वेरिएबल है एक वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनलाइक। गुड, शाबाश, एक में टी है एक में टी है, शाबाश, लाइक है भाई। अच्छा एक्स और टी क्या है, अलग अलग है कि सेम टू सेम है, अलग अलग है, तो अनलाइक। और -2 और -5 दोनों में वेरिएबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएंगे लाइक। वाह, एक मस्त पैटर्न है इसमें तो, इधर के सारे अनलाइक है, इधर के सारे लाइक हैं। क्या बात है, चलो हो गया ना। जिन लोगों का सही था बढ़िया, जिन लोगों का सही नहीं था देख लेना गलती क्या थी। ठीक है, बस आपको बस ये देखना है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये, बाकी चीज़ें हम फिर अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो नंबर उस वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, वो नंबर भी हो सकता है वैल्यू, मतलब नंबर मत देखो वैल्यू देखो। वैल्यू का मतलब क्या, जो कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2x में बताओ आप लोग कि x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। मैंने आपसे क्या पूछा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आप बताओ x से क्या मल्टीप्लाइड है। मैंने आपको बताया था ना कि ये हमेशा इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो x से क्या मल्टीप्लाइड है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, आप ऐसे लिखोगे कि द भी नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया। अगली चीज, मान लो साइन माइनस का आ गया किसी टाइम, -9a आ गया, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कोफिशिएंट ऑफ a क्या है। आप क्या लिखोगे, सर -9a का मतलब होता है -9 इंटू ए, बीच में कुछ नहीं होता तो बीच मल्टीप्लिकेशन साइन होता है सर। मैंने कहा चलो बढ़िया भाई, बता आगे क्या आएगा इसका कोफिशिएंट। आपने कहा सर कोफिशिएंट इसका आएगा -9, क्योंकि -9 इससे मल्टीप्लिकेशन में है। मैंने कहा बिल्कुल सही है जवाब। अब मैं थोड़ा सा सवाल थोड़ा मुश्किल बनाता हूँ। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ 2ax में x का कोफिशिएंट क्या है, 2ax में x का कोफिशिएंट क्या है। अब मेरे को पहले अभी ये बताओ कि 2ax जो है इसमें साइन कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है 2 और a के बीच में, और यहाँ पे भी साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो बेसिकली लिखा हुआ है 2 इंटू a इंटू एक्स। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो चीज़ x से मल्टीप्लाइड है। तो x से क्या क्या मल्टीप्लाइड है, x से मल्टीप्लाइड है 2 इंटू ए। 2 इंटू ए क्या होता है, 2a होता है एक तरीके से। तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया 2a। समझ में आ गया। तो आप लोगों को समझ में एक चीज़ आ रही होगी कि बेसिकली उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको बस छुपा देना है, और जो चीज़ बच गई उसको बता देना कि वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, पर वो मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। मान लो जैसे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो एक सवाल देता हूँ मैं सिंपल सा आपको, मान लो 9 -9 ए पी दिया मैंने आपको। अब आपसे पूछा बताओ कि पी का वो क्या है कोफिशिएंट। आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल सा इसको छुपा दोगे और बोलोगे सर -9 है। ठीक है, अच्छी ट्रिक है, बढ़िया है। मैंने आपसे पूछा -80 एक्स वाई में एक्स का कोफिशिएंट क्या है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल सा एक्स को छुपा दोगे, जो बचा हुआ वो उसका कोफिशिएंट -80y। सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ कि ये तो सिंपल से एक एक टर्म्स थे, पर मैं अगर आपको एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन करके दूँ, लिख करके दूँ कि -2x -4y + 2 + 12a। अब मैं आपसे पूछूँ कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a, तो आप क्या बताओगे। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दोगे यहाँ पे, कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ ध्यान दोगे इस टर्म पे कि जो 12a लिखा हुआ है इसमें तो मेरा a है, बाकी चीज़ों पे मुझे ध्यान ही नहीं देना। मैंने देखना तो है कि भाई वहाँ पे a है, नहीं है। जहाँ पे मुझे a मिलेगा मैं वहीं पे जाऊँगा और मैं देखूंगा कि a से क्या मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे a से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मल्टीप्लाइड है, वो है 12, क्योंकि 12a का मतलब क्या होता है, 12a का मतलब ये होता है कि 12 इंटू ए, और साइन 12 का 12 प्लस ही है, तो बेसिकली +12 इससे मल्टीप्लाइड है, तो आंसर आ जाएगा हमारा +12। आप इसको एक और भी छुपा करके देख सकते हो। तो क्या बचा आपका, सिर्फ 12। ये नहीं कि ये पूरा पूरा बच गया, नहीं, वो तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है,
मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपका क्या है 12 है इसके साथ में। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल से वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट पूछ लिया जाएगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस वेरिएबल से क्या चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, जैसे कि ये 2x+3 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ वेरिएबल ऑफ x क्या है, आप लोग क्या करोगे, x को छुपा दोगे, सिंपल। x का छुपा दोगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच जाएगा 2। तो इसका वेरिएबल क्या, इसका वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा x का 2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से मैं आपसे अगर पूछ लूंगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, आप लोग क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ बोलोगे सर y से 3 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई, तो बेसिकली y से मल्टीप्लाई है हमारा 3। तो आप बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सही है। चलो फिर बढ़िया, इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। अगली चीज़ जो इसमें है वो है कोफिशिएंट ऑफ टर्म। ये आपका, चलो ये एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो जरा, इसमें लिख रखा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल z इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, बहुत फास्ट देना है आपको, ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पे देना है। तो इस टर्म में अगर आप ध्यान से देखो तो z से क्या मल्टीप्लाइड है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के बाद में कोफिशिएंट ऑफ टर्म की। दोनों चीज़ों में थोड़ा फर्क होता है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म की बात करेंगे अगर हम, तो कहाँ गया, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ टर्म की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना पड़ता है नंबर। इसमें तो आपको ये देखना पड़ता था कोफिशिएंट वेरिएबल में कि उससे क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाइड है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि भाई 2a y, तो y से क्या मल्टीप्लाइड था, y से मल्टीप्लाइड था 2a, पूरा पूरा लिखा हमने, है ना। लेकिन अगर आप, मैं आपसे वही सवाल दूं 2ay और आपसे पूछूं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, आप लोग सिर्फ बोलोगे सर 2, क्योंकि इसमें तो नंबर ही देना पड़ता है आंसर में। ये है ही ऐसा। कोफिशिएंट ऑफ टर्म पूछेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ देना है कांस्टेंट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई उसके साथ में, इस पूरे पूरे पार्ट के साथ में। बेसिकली आपको इसमें बताना क्या है, इसका देखो मतलब तो समझो। कोफिशिएंट ऑफ टर्म का मतलब क्या है कि उस टर्म से, टर्म का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लो 2ay प्लस 2a होता, मान लो, ठीक है, 2ay प्लस 2a होता, तो यहाँ से बॉर्डर बन करके ये अलग टर्म बन जाती है, अलग टर्म बन जाती, तो हमारी 2ay एक टर्म आती है, एक टर्म आती है 2a। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का कोफिशिएंट बताओ, आप लोग क्या बोलोगे, सर पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट है हमारा 2 और दूसरे वाले टर्म का भी कोफिशिएंट 2 ही है ना, क्योंकि आपने सिर्फ नंबर देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, बस 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका ऐसे लिखोगे आप कि कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज 2, बस। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन भी बुक में मैं भी कराता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रखा है 2xy प्लस 3zy। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का कोफिशिएंट बताओ। आप लोग बोलोगे सर हमारी टर्म्स जो है इसमें 2 हैं। इसको क्या हो गया, चल नहीं रहा पेन, कहाँ गया, चल नहीं रही पेन को, क्या हो गया यार, माउस से बताता हूँ, लेक्चर खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा बड़ा चीज़ें है नहीं अब। अच्छा सॉरी, पीछे जाता, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। हाँ, मैंने आपसे अगर पूछा कि बताओ भैया, बताओ बेटा कि 2xy और 3zy में दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों टर्म्स का, आप लोग बोलोगे सर इसमें 2 टर्म्स है, एक हमारा टर्म है 2xy और एक हमारा टर्म है 3zy। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा ठीक है आपने सही बताया, आप ये बताओ इसका इसका कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर इसका 2 है, इसका 3 है, बस, क्योंकि वो पूरे पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है पूरे पूरे टर्म से कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, क्या मतलब होता है, पूरे पूरे टर्म से कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, ये इसका मतलब होता है। इसमें मैंने लिख रखा है, जरा उसको मैं हटाता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं पूरा, है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो, आपको बोला गया है इसमें बताओ कोफिशिएंट क्या है हर एक टर्म का, आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे सर टर्म्स इसमें इसमें कौन कौन सी है हमारे पास, सर टर्म्स है, मैं पेन चूज करता हूँ, हाँ, हमारे पास टर्म्स है हमारी 5a 3z, और एक टर्म है हमारी 5a, एक टर्म है हमारी 3z, एक टर्म है हमारी -4। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, सिर्फ नंबर देखो बस, 5, तो ये हो जाएगा पहला इसका कोफिशिएंट 5, इसमें क्या दिख रहा है 3, हो जाएगा आपका 3, ये जाएगा -4, बस। ये आपके आ गए 3 इसके कोफिशिएंट, क्योंकि 3 टर्म्स थी तो हर एक टर्म्स के लिए एक एक कोफिशिएंट इसका आ गया। ठीक है, नंबर देखना है बस आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ टर्म में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में आपको पूरा पूरा पार्ट देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाइड था उस वेरिएबल से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में। ओके, चलिए फिर हम यहाँ से लेक्चर अपना एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन ये और ये वाला क्वेश्चन अगर हम ट्राई करते हैं तो उसमें आपसे अगर मैं पूछूँ कितने टर्म्स है इसमें, आप यहाँ बनाओगे बॉर्डर, है ना, मैं मान लो मैं आपसे पूछूँ इसमें कितने टर्म्स है, आप बोलोगे सर यहाँ बॉर्डर बना देते हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो हमारी एक टर्म है 5xy z², एक टर्म है हमारी 3zy। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, यहाँ कौन सा आएगा, प्लस का। साइन जो लगा रहता है वही तो लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है,
अगली चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ इस क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया है, बोला गया कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, टर्म्स तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, कि है देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके कोफिशिएंट बताओ। तो इस वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 5, इसका क्या जाएगा -3। तो ये आपके कोफिशिएंट आ गए, ये आपके टर्म्स आ गए, खत्म। ओके, यहाँ पे भी अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट और टर्म्स। तो टर्म्स अगर आपसे मैं पूछूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3, एक बॉर्डर के इस तरफ, एक इधर, 2 ये हो गई, और एक इधर और एक इधर, तो दो, तो ये तो हमारी सेम ही आ गई, तो हमारी कितनी टर्म हो गई, 3। 0.3 ये एक टर्म है, -0.6 ए बी एक टर्म है, -0.5 ए बी तो नहीं, सिर्फ बी है, -0.5 बी एक और टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है मेरे को भी, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि हमारे पास जो आंसर आ गया है, इसका आ जाएगा हमारा 0.3, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.6, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो ये हमारे 3 कोफिशिएंट आ गए, तीनों वेरिएबल, तीनों टर्म्स के, ये तीनों तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। ओके, कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर वाला। तो ये पूरा लेक्चर आप लोगों ने जो जो सीखा उसको नोट्स अपने होप करते बनाए हो, जिसको उसको आप जा करके रिविजन करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और ये होमवर्क के क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। और एक और है, ठीक है, इसका भी हम लोग खींच सकते हो स्क्रीनशॉट। जल्दीबाजी में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और जो चीज़ छूट गई है वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, सी टेक केयर एंड प्रैक्टिस द होमवर्क क्वेश्चन। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, बाय। तो इसी तरह से सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टे टुगेदर, बाय बाय, सी टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जल्दी हो रही है यार, जल्दी चलो बाय।